रुला देने वाली कहानी भाग 5। सुभद्रा के चिल्लाने की आवाज़ से सभी लोग अपने अपने कामों से बाहर आ गए थे और ज्योति का जवाब सुनकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। उसका जवाब सुनकर सुभद्रा उस पर दहाड़ी, क्या कह रही है? तभी एकदम से ज्योति ने ताली बजाई और बोली, देखा, लगा ना आपको बुरा? तो सोचिए, वो तो जरा सी है, उसे आपको बातों का कितना बुरा लगता होगा। बोल तो दिया था, पर ज्योति अंदर ही अंदर कांप रही थी कि न जाने इसका क्या नतीजा होगा। इसलिए तुरंत ही इतना बोलकर उसने पारो को उठाया और वापस अपने कमरे में चली गई। सुभद्रा उसे आंख फाड़ देखती रह गई। उसकी स्वर्गवासी सास के बाद ज्योति थी जिससे उसे जवाब दिया था। वो तो चली गई, पर कार्तिक की नज़रें उस कमरे तक छोड़ आई थी और उसके मुंह से धीरे से निकला, कुछ भी कहो, पर घाघरा चोली में जहर लगती थी। सूट में भी सही लग रही है। तभी उसके पास खड़ी प्रेमशिला ने उसे कोहनी मारी और बोली, कहीं ऐसा न हो कि खाकर मरना पड़ जाए। कार्तिक ने अपने चेहरे की ओर हाथ फैलाया और बोला, इसके लिए तो मैं 100 बार जहर खाने को तैयार हूँ। ज्योति के वहाँ से जाने के बाद फौरन ही सुभद्रा की नज़र दरवाजे पर खड़े आकाश की तरफ चली गई, जो अभी अभी ऑफिस से आया था और आते ही उसका सामना इस सीन से हो गया था। अगले ही पल सुभद्रा आँखों में आंसू भर उसके पास पहुँची और बोली, देख रहे हो, ये भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह निकली। इसकी लगाम कसकर रखना। सुभद्रा के सामने तो आकाश ने अपनी गर्दन हिला दी, पर सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान भर आई थी और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो खुलकर हंस पड़ा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से ज्योति ने उसकी तरफ देखा और घबराकर खड़ी हो गई। अंदाज़ा था कि जैसे सीरियल में होता है, इस तरह सुभद्रा ने भी आंसू बहाकर आकाश को कोई कहानी सुनाई होगी और अब उसे डांटेगा। आकाश ने अपने सामने खड़ी घबराई हुई ज्योति को देखा और उसके पास जाकर पारो को उससे ले लिया। डर के मारे ज्योति खुद ही बोल पड़ी। वो नीचे। आकाश उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर ज्योति को राहत मिली और वो निश्चित होकर बेड पर बैठ गई। रात को खाने पर जब सब इकट्ठा हुए तो आकाश ने अपना खाना खाने के बाद ज्योति की थाली लगाई और अपने कमरे में
ले जाने लगा। ज्योति पारो को सुला रही थी, इसलिए नीचे नहीं आ सकी थी। वैसे ही पारो का सिर्फ बहाना था। शाम के बाद उसे नीचे आने से ही डर लग रहा था। प्रेमशिला आकाश को ऐसे करते हुए चिढ़ाकर बोली, भाई अव्वल दर्जे की गुलामी है। उसकी बात जाते हुए आकाश के कानों में पड़ी और वो मुड़कर बोला, अगर तुम अपने ससुराल चली जाओ तो तुम्हारी भी हो सकती है। तब भी प्रेमशिला की माँ हेमलता चिल्लाई, ये क्या बकवास है, ये उसका भी घर है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। आकाश ने अपने कंधे उचकाए और बोला, मैंने तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा, छोटी माँ बस बताया है कि इसका गुलाम यहाँ नहीं है। और रही बात अपनी बीवी की गुलामी करने की, तो आप लोग सब ही उसे यहाँ लेकर आए हैं, मैं भगाकर नहीं लाया। आखिर तक आते आते आकाश की आवाज़ हल्की सी तेज हो गई थी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और हेमलता सुभद्रा से बोली, देख रही है भाभी, जुबान भी उसी की तरह होती जा रही है। सुभद्रा बिना कुछ कहे सोचते हुए अपना खाना ख़त्म कर रही थी। आकाश उसके लिए खाना लेकर जा रहा है। मुद्दा ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि उसने शाम की बात के लिए उसे कुछ कहा नहीं। भाई किसी ने सही कहा है, अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती तो सारे घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, और अगर आपस में बन जाती तो फिर पूरे ख़ानदान की उनसे नहीं बनती। करी तो क्या करें, जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन आकाश शाम को ऑफिस से आया तो ज्योति सो रही थी और पारो उसके पास लेटी खेल रही थी। ज्योति ने उसके आसपास तकिया लगा रखी थी ताकि वो गिरे न। आकाश को कई बार यकीन नहीं होता था कि वो सुरभि की बहन है, मतलब दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सुरभि ने किसी की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ज्योति इस शादी को अपनाने की जिदोजहद में लगी हुई थी। कम से कम अभी तक तो उसने आकाश से इस शादी को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। आकाश ने अपना बैग टेबल पर रखा और पारो की तरफ बढ़ गया। उसे देखते ही
पारो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी थी। अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो ज्योति की आंखें खुल गई। आकाश उसके ऊपर हल्का सा झुका हुआ था और पारो को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत पर ज्योति की धड़कनें बढ़ गई थी, पर अचानक ही उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द भर आया। आकाश का ध्यान उसकी तरफ गया तो उसने पारो को छोड़कर ज्योति की मदद की और उससे बैठने लगा। उसे दर्द में देखकर आकाश ने पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? ज्योति की दिल की धड़कनों का रफ्तार उसके पास आने से अचानक बढ़ गई थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फिराया और बोली, थोड़ी तबीयत खराब है। आकाश ने पारो को गोंद से उठा लिया और बोला, तो तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ज्योति, नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आकाश उसकी बात सुनकर बोला, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? ज्योति थोड़ा झिझकते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे मेरा महीना। इतना बोलकर ज्योति चुप हो गई। पिछले बार डांट पड़ी थी, उसी का असर था कि अब बोलने में भी झिझक रही थी। तब आकाश को समझ में आया कि वो क्या कहने वाली है। आकाश भी थोड़ा सा असहज हो गया, पर फिर अगले ही पल बोला, ठीक है, तुम आराम करो, पारो को मैं संभाल लूँगा। ज्योति ने गर्दन हिलाई तो आकाश ने पूछा, सुबह खाना खाया था? ज्योति ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, मेरा मतलब माँ जी ने इन दिनों में रसोई में जाने को मना कर रखा है। आकाश को इस समय उस पर बड़ा तरस। आज पारो को दूध के लिए तो आकाश ने एक बड़ा थर्मस ला रखा था, ताकि बार बार रसोई में जाने की ज़रूरत ना पड़े। आकाश पारो को उसे देते हुए बोला, तुम 2 मिनट इसे पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। आकाश जाने लगा तो ज्योति ने पारो को बिस्तर पर लिटाया और फौरन बेड से उतरकर आकाश का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, आप नीचे न जाइए। आकाश उसकी हड़बड़ी और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर बोला, क्यों? ज्योति ने उसका हाथ छोड़ा और हल्का सा पीछे हटते हुए बोली, चूँ मेरा मतलब माँ जी को पता चल जाएगा कि, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगले महीने मेरा महीना
न आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे आने से कैसे रोकूं। ज्योति भले ही इस बात का मतलब नहीं समझी हो, पर आकाश अच्छे से समझ गया था। उसने कहा, कुछ नहीं होगा। वो जाने लगा तो ज्योति उसे रोकते हुए बोली, वो मुझे डांटेंगी। आकाश ने एक बार अपना हाथ देखा जिसे ज्योति ने दोबारा पकड़ लिया था। उसने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं कहेंगी। उसके हाथ सहलाने से ज्योति के शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई और उसने सकपकाते हुए अपना हाथ निकाल लिया। जान क्यों? आकाश को ये बात अच्छी नहीं लगी। खुद पर काबू रखना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सुरभि के लिए कभी इस तरह के एहसास उसके मन में नहीं आए थे, क्योंकि शादी की पहली रात से ही उसे सब कुछ पता था। उसके बाद 5 साल में कभी ऐसे जज्बात उसके लिए जागे ही नहीं। पर अब पता नहीं क्या हो रहा था। खैर वो नीचे आया और वंदना से चाय के साथ पोहा बनाने को कहा। सुभद्रा सोफे पर ही बैठी थी। उसने पूछा तो आकाश ने कह दिया कि आज उसे ऑफिस में लंच नहीं किया, इसलिए भूख लग रही है। सुभद्रा ने भी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, पर उसने ज्योति का आज नीचे न आना खटक रहा था। कुछ देर बाद आकाश चाय और पोहे लेकर ऊपर चला गया और इतनी देर में सुभद्रा अपना दिमाग दौड़ा चुकी थी। ज्योति के महीने की तारीख याद आते ही उसकी भौहें में सिकुड़ गई और ज्योति से भी ज़्यादा गुस्सा आकाश पर आने लगा। आकाश कमरे में आया और पारो को लेते हुए बोला, जल्दी खा लो। ज्योति ने प्लेट की तरफ देखा और बोली, पर आप ये कैसे लाए? वे जानती थी कि अगर आकाश को खाना होता तो वो नीचे ही खाकर आ जाता। और ये बात सुभद्रा भी जानती थी। इसका मतलब सुभद्रा को भनक तो लग गई होगी। वो डरते हुए बोली, पर क्यों? मेरा मतलब माँ जी की। आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक तो पूरी बात बोला करो। ज्योति ने असमझ से उसकी तरफ देखा तो बोला, जल्दी खाओ वरना चुड़ैल को पता चल जाएगा। ज्योति उसकी बात सुनकर झेप गई और आकाश हंस पड़ा। खैर ज्योति चाय और पोहे देखकर खुश हो गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। आकाश उसके इस बचपने को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। अगले दिन सुबह आकाश के ऑफिस चले जाने के बाद दोपहर को सुभद्रा खाना लेकर
ज्योति के पास आई। भाई मजबूरी थी, बेचारी थी, पोता तो चाहिए था, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ज्योति जो उस समय पारों के साथ खेल रही थी, वो सुभद्रा को अचानक अपने कमरे में देखकर चौंक गई और फौरन ही बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। सुभद्रा ने खाना टेबल पर रखा और बोली, तुम्हारा ख्याल रखने वाला तो इस समय काम पर गया हुआ है, तो मुझे लगा कि उसकी माँ होने के नाते मुझे ही तुम्हारा ख्याल कर लेना चाहिए। सुभद्रा एक एक शब्द को दांत पीसकर बोल रही थी, जिसे ज्योति की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक ही सुभद्रा उसके सामने आई और उसके खुले बाल को पकड़कर पीछे की तरफ खींच दिया, जिससे ज्योति की एक आह निकल गई और उसकी आँखों में पानी उतर आया था। सुभद्रा उसकी आह सुनकर बोली, दोनों बहनों कुछ ज़्यादा ही होशियार है। तेरी बड़ी बहन को बेटी बेटी बोलकर मैंने अपने सिर पर बैठा लिया था, जिसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। हमारे खानदान की इज्जत उछालकर चली गई और अब तू ज्योति अब रोने लगी थी। उसके बालों में दर्द होने लगा था कि सुभद्रा ने उसके बालों को और तेजी से पकड़ा और बोली, तुझे अच्छी तरह समझाया था न कि इस बार तेरा महीना न आना चाहिए। ज्योति कराते हुए अपनी बात कहने लगी, पर इसे रोकने का तरीका मुझे नहीं पता। सुभद्रा ने उसके बालों को झटके से छोड़ा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना भोलापन किसी और के सामने दिखा। तुझे यहाँ लाने का मेरा एक ही मकसद था, मुझे इस घर का वारिस चाहिए, समझी। ज्योति ने हल्की सी गर्दन हिलाई तो सुभद्रा बोली, कितना पढ़ाई की है तूने? 11। ज्योति की हल्की सी आवाज़ आई। सुभद्रा तनक कर बोली, 11 पढ़ी हुई? लड़की को सारा ज्ञान होता है और व्यवहारिक ना भी हो, पर पढ़ा तो होगा ही न। पति पत्नी के संबंधों के बारे में यह सब मुझे ही बताना पड़ेगा। ज्योति सिर्फ शर्म से अपनी आंखें नीचे कर रही थी। सुभद्रा दोबारा बोली, आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। तुम आकाश को अपने इशारों पर नचा रही है। अच्छी बात है, तेरा पति है, उसके साथ जैसे मर्जी रह, हमें बस एक लड़का दे दे। उसके बाद तू जाने और तेरा पति जाने, जैसे मन करे वैसे रहो। ज्योति उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई,
पर बालों का दर्द अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ था। इसलिए सुभद्रा से सवाल करने की गुस्ताखी नहीं कर पाई और बस गर्दन हिलाती रही। सुभद्रा अपना भाषण झाड़कर वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाते ही ज्योति बिस्तर पर बैठी और धीरे से बोली, इस चुड़ैल का भी कुछ समझ नहीं आता। अभी तक तो पोते की रट लगाई हुई थी, अब बोल रही है लड़का चाहिए। कल को लड़की मांगे कि एक बार फैसला क्यों नहीं कर लेती कि क्या चाहिए, नहीं तो खुद क्यों नहीं पैदा कर लेती। जो चाहिए उसने सिर्फ झटका तो बालों में सर दर्द दौड़ गया। वो भी खेलती हुई पारों के पास ही लेट गई और सुभद्रा की हरकतों के बारे में सोचती हुई बोली, चुड़ैल कहीं की, मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, कभी मुझे डांटती भी नहीं थी। पता नहीं ये किस प्रजाति की है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 6 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।